हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नई यूनिट, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है वो, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। बॉटनी में अगर मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है या कोई पार्ट है बॉटनी का, तो ट्रेडिशनल जो बॉटनी हम लोग थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक पढ़ते हैं, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। कहने का मतलब बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, उन सबके फंक्शंस को मिला के हम एक प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हम स्टीफन हेल्स को कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी हम सर जेसी बोस को कहते हैं। लेकिन इस प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स होते क्या हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, लास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस प्लांट फिजियोलॉजी के। और इन सारे चैप्टर्स को समझने के लिए सबसे पहला जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए तो प्लांट फिजियोलॉजी अपने लिए बहुत इजी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मतलब यह है कि किसी भी चीज का, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो मिनरल न्यूट्रिशन हो, चाहे वो ग्रोथ रेगुलेटर्स हो, चाहे वो फोटोसिंथेट्स हो, उन सब का या तो सेल टू सेल या ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में सेल टू सेल एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। सेल के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट, सेल के इनसाइड ही इंट्रासेलुलर भी मूवमेंट है, वो भी ट्रांसपोर्ट स्ट्रीमिंग मूवमेंट, चाहे वो साइक्लोसिस हो चाहे रोटेशन। पता है हमको मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड वैक्यूल, इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम उसको क्या कहते हैं? उसी को नाम देते हैं साइक्लोसिस। अगर होल प्रोटोप्लाज्म मूव अराउंड वैक्यूल तो उसको नाम दे देते हैं हम क्या? रोटेशन। एंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म मूव अराउंड ईच वैक्यूल इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम सर्कुलेशन। कहने का मतलब है साइक्लोसिस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है वन सेल टू अनदर सेल। सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। और एनिमल्स में तो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, लेकिन प्लांट्स में रूट टू टॉप ऑफ प्लांट, चाहे वो 400 फीट की हाइट हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। और इसी के लिए वर्ड काम में लेते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू वेस्कुलर टिश्यू, चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो, उसके लिए ट्रांसलोकेशन वर्ड काम में लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। वाटर का कंडक्शन करना हो, चाहे उसके साथ मिनरल्स का कंडक्शन करना हो, जाइलम करता है। और ये जो फ्लो होता है फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। लीव्स ने जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया, किसी भी प्लांट के ग्रीन पार्ट ने फूड बनाया, उसको रूट तक भी जाना है और उसको प्लांट की रूट, स्टेम, शूट, टिप तक भी जाना है। कहने का मतलब डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। इसलिए फ्लोएम का जो फ्लो हम मानते हैं वो बाई डायरेक्शनल फ्लो मानते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। लेकिन जब फ्लो की बात होती है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो डाउनवर्ड टू अपवर्ड और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल फ्लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन जैसे मैंने बताया, ट्रांसलोकेशन जैसे मैंने बताया, अगर हम प्लांट सेल को लेंगे तो सेल वॉल वहां पे है, सेल मेम्ब्रेन वहां पे है, और जो सब्सटेंस मूव करेगा या तो वो सॉल्वेंट की फॉर्म में, सोल्यूट की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो इस पूरे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को अच्छे से समझने के लिए
हमको सॉल्यूशन आना चाहिए, सॉल्वेंट आना चाहिए, सोल्यूट आना चाहिए, परमेबिलिटी आनी चाहिए, इम्परमेबिलिटी आनी चाहिए, परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, इम्परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, सेमी परमेबल क्या होती है, डिफरेंशियल परमेबल क्या होती है। जब ये सारी चीजें जब अपने को पता चल जाएगी, तब हम डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, absorption of water in plants, transpiration in plants, ascent of sap, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में आनी है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ऑस्मोसिस इसमें आना है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें आना है, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, इम्बाइबिशन, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वाटर पोटेंशियल। ये सारे टॉपिक इसमें आने हैं। तो आज का अपना यूनिट का नाम लिखते हुए मैं चैप्टर पे चलता हूं, प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई। Study of life activities, responses and functions of plants. Study of life activities, responses and functions of plants is known as plant physiology. फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, किसको याद करते हैं हम? स्टीफन हेल्स को। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, सर जेसी बॉस को याद करते हैं। ये तो एक बेसिक चीज हो गई। हमको जो स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये चैप्टर अपने को लर्न करना है। और ट्रांसपोर्ट चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे सेल टू सेल हो, चाहे ऑर्गन टू ऑर्गन हो, चाहे रूट टू टॉप हो, अगर वो वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो रहा है तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट है, ये में भी शॉर्ट डिस्टेंस, जिसमें सेल टू सेल और विद इन सेल, एक तो ये हो सकता है। विद इन सेल हमको पता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट जैसे, और स्ट्रीमिंग मूवमेंट में भी आप बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, साइक्लोसिस, और साइक्लोसिस में भी आप जानते ही हैं, इट मे बी रोटेशन और सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास सेल है, देखो ये वैक्यूल है, एक ये सेल है अपने पास, ये वैक्यूल्स हैं। ये देखो, अगर होल साइटोप्लाज्म, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, ये देखो, it moves around vacuole in a clockwise और anti-clockwise direction। ये तो अपने पास हो गया रोटेशन।
and part of cytoplasm move around each vacuole. It may be clockwise और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसको नाम देते हैं हम सर्कुलेशन. तो ये तो विद इन सेल हो गया. इसको स्टिमिंग मूवमेंट कहते हैं. साइक्लोसिस में रोटेशन हो चाहे सर्कुलेशन. एक ट्रांसपोर्ट ऐसा कि ये कोई सेल है, ये कोई दूसरी सेल है, और इनमें इस तरह का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन. ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इसके थ्रू ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन, चाहे प्लांट सेल में वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू हो, लेकिन ये कहलाता है अपने पास सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट. ये तो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस. अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग डिस्टेंस की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट या फिर लीफ टू रूट और टिप ऑफ द प्लांट, ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन. और ये किसके थ्रू हो सकता है? इट टेक्स प्लेस with the help of vascular tissue like xylem and phloem. Transportation with the help of vascular tissue, उसको नाम देते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन. जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. अब आपको थोड़ा सा यह समझने की जरूरत है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम लोग? क्या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का कर रहे हैं? क्या हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का कर रहे हैं? क्या हम मिनरल न्यूट्रिशन का कर रहे हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं. या हम ग्रोथ रेगुलेटर्स का कर रहे हैं? क्या हम फोटोसिंथेटिक्स का कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से बने फूड का कर रहे हैं. पता है अपने को ये जितना भी ट्रांसलोकेशन है, ये या तो जाइलम कर रहा होगा, और अगर जाइलम कर रहा है तो वो वाटर का एंड मिनरल्स का कर रहा है. और ये जो फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. अगर हम बात फ्लोएम की कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड फोटोसिंथेट्स इनका कर रहे हैं, तो इसका जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो है. लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, रेगुलेटर्स का,
ग्रोथ रेगुलेटर्स का। मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन सबका मल्टी डायरेक्शनल, लेकिन ये फ्लो याद रखना, यूनि डायरेक्शनल फ्लो, इसका मल्टी बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। डिस्ट्रीब्यूट मल्टी डायरेक्शनली होते हैं। इन सबको अच्छे से समझने के लिए हमको ये सॉल्यूशन क्या होता है यहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री में भी हालांकि आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन मैं कहूंगा बिना सॉल्वेंट और सोल्यूट वर्ड काम में लिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्वेंट भी नहीं बोलना, सोल्यूट भी नहीं बोलना, तो क्या बोलेंगे आप? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। It is a homo mixture of two or more than two substances। समझने की कोशिश करना इस होमोजीनस मिक्सचर कि अगर मैंने शुगर प्लस वाटर लिया तो मिक्सचर होमोजीनस होगा, मैंने सॉल्ट और वाटर लिया मिक्सचर होमोजीनस होगा, लेकिन मैंने वाटर के साथ सॉइल ली, होमोजीनस मिक्सचर नहीं होगा। तो इसलिए होमोजीनस मिक्सचर जो होगा टू और मोर देन टू सब्सटेंस का, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। एक बात। दूसरी डेफिनेशन तो आपको आती ही है कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को ही कलेक्टिवली हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। ये बात अपने को पहले से आती है, सॉल्वेंट और सोल्यूट को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन कोई पूछे कि सॉल्वेंट क्या है, तो किसी भी सॉल्यूशन में जो हायर अमाउंट में जो सब्सटेंस होता है उसको तो सॉल्वेंट कहते हैं, और बिल्कुल लीस्ट अमाउंट, लेस इन अमाउंट, उसको नाम देते हैं हम सोल्यूट। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस में मोस्ट कॉमन जो सॉल्वेंट है, मोस्ट कॉमन वो वाटर होता है। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इज वाटर, यह ध्यान में रखना है। तो अपने को सॉल्वेंट की बात समझ में आ गई, सोल्यूट की आ गई, सॉल्यूशन की आ गई, और इतनी बात अगर अपने को आ गई तो फिर वो सारी मेम्ब्रेन या परमेबिलिटी जिसकी मैंने बात करी थी उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुनना ध्यान से। ये मेम्ब्रेन which allows both solvent and solute particles to pass through it। ऐसी कोई सी भी मेम्ब्रेन हो जो सॉल्वेंट और सोल्यूट को आने जाने देती है, उसको नाम देते हैं हम परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज परमिएबिलिटी। ए मेम्ब्रेन that does not allow both solvent and solute particles to pass through it। ऐसी मेम्ब्रेन जो इन दोनों को ही नहीं आने जाने देती अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको नाम देते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, और उस फिनोमिना को हम इम्परमिएबिलिटी कहते हैं। दो बातें तो ये समझ में आती है अपने को। तीसरी बात, ए मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली वर्ड काम में ले रहा हूं, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, नॉट सोल्यूट को नहीं आने जाने देती, उसको नाम देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लास्ट एक, ए मेम्ब्रेन दैट अलाउज solvent and some selected solute particles to pass through it, उसको नाम दे देंगे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसी का नाम है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इतनी बात अपने को समझ में आ गई
तो एक बेसिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का एक थीम अपने को समझ में आ गया। अब इनको अगर एग्जाम्पल से देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे मुझे परमेबल मेम्ब्रेन का नाम तो बताओ, तो याद रखना, भले मैं मेम्ब्रेन कह रहा हूं लेकिन प्लांट्स में जो सेल वॉल है दैट इज परमेबल इन नेचर। उस सेल वॉल के थ्रू सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों आ जा सकते हैं। परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है प्लांट्स में सेल वॉल। लेकिन कोई पूछे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन तो बताओ फिर, जो ना सॉल्वेंट को आने दे ना सोल्यूट को आने दे। अगर मैं उस सेल वॉल पर क्यूटिन का डिपोजिशन कर देता हूं, वैक्सी सब्सटेंस है क्यूटिन, क्यूटिनाइजेशन कहलाता है, और क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल इम्परमेबल होती है। इसी तरह एक वैक्सी सब्सटेंस और सुबेरिन, अगर मैं उस सेल वॉल पे सुबेरिन की एक लेयर बना देता हूं, सुबेरिन का डिपोजिशन लेयर की फॉर्म में कर देता हूं, सुबेराइजेशन कहलाता है, लेकिन सुबेराइज्ड सेल वॉल भी इम्परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। इसी तरह तीसरी बात मैं करता हूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट नॉट सोल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, वो कहलाती सेमी परमेबल। इन प्लांट्स ट्रूली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। प्लांट्स में कोई भी ट्रूली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब जो ऐसी मेम्ब्रेन कोई नहीं है जो केवल सॉल्वेंट को जाने दे, सोल्यूट को नहीं। तो फिर क्या एनिमल्स में होती? यस, मैं कहूंगा एग मेम्ब्रेन, ब्लैडर मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं। सेलोफेन जो ट्रूली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें नेचुरल भी है, ये सिंथेटिक भी है। जैसे एग मेम्ब्रेन, ब्लैडर मेम्ब्रेन हम बात करते हैं नेचुरल मेम्ब्रेन्स है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, कॉपर फेरोसाइनाइड है, सेलोफेन है, सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है। लेकिन जब हम सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तब प्लांट्स का नाम आता है, तब किसी यूनिट मेम्ब्रेन का नाम आता है, तब सेल मेम्ब्रेन का नाम आता है, तब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स के नाम आते हैं, चाहे वो प्लास्टिड्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, या कोई दूसरे सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हो, चाहे वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है, सिलेक्शन का काम किस सोल्यूट को आने देना है, किस सोल्यूट को नहीं आने देना है, वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। और डेफिनेशन भी इसलिए हम ऐसी देते हैं, मेम्ब्रेन विच अलाउज सॉल्वेंट एंड सेलेक्टेड सोल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, उसको नाम देते हैं सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली। पर जब इतनी बात अपने को समझ में आ जाएगी तब हम चलेंगे डिफ्यूजन पे, तब बात करेंगे डिफ्यूजन क्या है, तब कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, तब कहेंगे डिफ्यूजन की टाइप्स क्या है, तब कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन कौन कौन से हैं। उसके बाद ऑस्मोसिस पे चलेंगे। तो पहले ये मेम्ब्रेन्स देखते हैं। देखो ये देखें परमिएबल मेम्ब्रेन को, जैसा मैंने बताया, मेम्ब्रेन विच अलाउज both solvent and solute particles to pass through it। जो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को आने जाने दें उसको नाम देते हैं हम परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका जब एग्जांपल देखते हैं तो जैसा मैंने कहा सेल वॉल परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है, परमेबिलिटी भी यही कहलाती है। दूसरी बात इम्परमेबल मेम्ब्रेन, इम्परमेबल membrane which
does not allow both solvent and solute particles to pass through it. अगर दोनों ही अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं आए जाएं तो उसको इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका जब एग्जांपल देखते हैं तो जैसा मैंने कहा, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल एंड सुबेराइज्ड सेल वॉल इसी के एग्जांपल है। देखना इधर, अगर मैं तीसरी बात करूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसके लिए भी यह मेम्ब्रेन विच अलाउज only solvent particles, not solute particles to pass through it. तो उसको नाम देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने की है। क्या देखो, एक तो प्लांट्स में ट्रूली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इन प्लांट्स ट्रूली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। हाँ, एनिमल्स में होती है। तो कौन सी? एक तो एग मेम्ब्रेन, ब्लैडर मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन, ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रूली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, जिसमें नेचुरल हैं, सिंथेटिक हैं, लेकिन ये ट्रूली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जब हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब इनकी डेफिनेशन हमको आती है क्या? मेम्ब्रेन which allows solvent and some selected solute particles to pass through it. उसको नाम देते हैं हम सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका जब एग्जांपल देखते हैं तो अपने सामने आती है वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जितने भी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब की मेम्ब्रेन्स ऐसी की ऐसी सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली मेम्ब्रेन होती है। ये एग्जांपल अपने को ध्यान में रखने। तो अपने को जब सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट और सारी मेम्ब्रेन्स के बारे में पता चल गया, अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि डिफ्यूजन क्या है।
तो इट इज net movement of any substance, it may be solid, gas or liquid, from the area of its own higher concentration to lower concentration due to random transitional kinetic motion of particle. एक exact definition है diffusion की. It is a net movement of any substance चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स ओन हायर कंसंट्रेशन to lower concentration due to random kinetic, random में भी transitional, kinetic motion of particles. इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने एक को ये बीकर ले रखा है, ये रहा, और इस बीकर में मैंने ये प्योर वाटर, और इसमें मैंने कोई एक सॉलिड, ये कॉपर सल्फेट, ये वाटर या प्योर सॉल्वेंट, ये कॉपर सल्फेट का पार्टिकल, और ये कॉपर सल्फेट थोड़े टाइम में देखोगे कि आप पूरा इस वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा। ये अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये है ट्रांजिशनल काइनेटिक मोशन, रैंडम, सारे डायरेक्शंस में ये रैंडम ट्रांजिशनल काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह अगर मैं जैसे दो चैम्बर लेता हूं, देखना, ये दो चैम्बर है, ध्यान देना, ये चैम्बर ए, ये चैम्बर बी, मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रख रखी है 80%, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है मात्र 20%। अब मैंने इस चैम्बर ए में ऑक्सीजन रख दी कितनी परसेंट, 40%, और चैम्बर बी में ऑक्सीजन की 60%। व्हाट हैपेंड, क्या होगा ऐसे कि ए और बी चैम्बर है, उसमें इस तरह का है, क्या फ्लो होगा? तो याद रखना, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें चैम्बर पूरी तरह से ब्लॉक है, तो आप कहोगे देखो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगी, बिल्कुल सही, ए टू बी, ऑक्सीजन बी टू ए जाएगी, लेकिन जब तक कोई ओपनिंग नहीं होगी, चैम्बर बंद है तो कोई फ्लो नहीं होगा। अब जब ओपनिंग होगी तब अपने को पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगी, ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड 50-50 नहीं हो जाएगी, ऑक्सीजन 50-50 नहीं हो जाएगी। लेकिन फ्लो किसका ज्यादा होगा, फ्लो किसका ज्यादा होगा बता सकते हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक वर्ड नाम सुना है आप लोगों ने, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस बिटवीन टू एनी सब्सटेंस, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस है, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। यहां पे डिफरेंस 60 का है, यहां पे डिफरेंस मात्र 20 का है, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतना ही फ्लो या मूवमेंट भी फास्ट होगा। ये सब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन में देखेंगे। इसी तरह टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन भी देखेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है,
डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, और साथ में ये भी देखना अपने को कि ये फैक्टर्स कौन से हैं जो डिफ्यूजन या डिफ्यूजन प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। वो नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। थैंक यू।